सभी प्यारे साथियों को अनुसर का नमस्कार। और आज एक बार जोर से बोलेंगे जय सिया राम। तो हम लोग क्वेश्चंस पीजीटी करके लेकर के आए हैं और ये पीजीटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपने जैसा कि बोला था कि अगर कमेंट करेंगे तो मैं सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और ये सीरीज आपको कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है कि जैसा आप लोगों ने कोऑपरेशन भी किया है। कोऑपरेशन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द एलिमेंट्स इन सीसीपी बीसीसी एससीपी पैकिंग आर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो आपको बताऊं, सीसीपी का 12, जैसा कि मैंने पढ़ाया था कि यहाँ सीसीपी में 12 होता है, इसमें 8 होता है और एससीपी में आपका फिर 12 हो जाता है। सीसीपी और एससीपी दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ये मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पर 12 मिल गया, 8 मिल गया और आखिर में भी 12 मिल गया, तो फिर आंसर बी ही एग्जैक्ट इसका होना चाहिए। तो आंसर बी लगा लीजिए। और दूसरी चीज आपको बताऊं, अगर तैयारी करनी है ना तो एक्चुअल प्लेटफॉर्म पर करिए। देखिए क्या होता है कि जो प्रॉपर वे में तैयारी करेंगे उन्हीं लोगों को बेनिफिट आप फर्दर एग्जामिनेशन में मिलता है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जरूर आप अपनी मेहनत से तैयारी करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। फजान रूल लगा दीजिए। यहां पर रूल लग रहा है फजान का, तो फजान से रूल मैंने पढ़ाया है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। इनमें से आएंगे आपके क्वेश्चंस 100% आएंगे। देखिए फजान रूल हमेशा पावर ऑफ पोलराइजेशन की अगर बात करते हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब जगह 10-10 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन 13, यहाँ पर आपके 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13, तो साइज इसका छोटा हुआ ना, तो पोलराइजेशन पावर भी तो इसी की ज्यादा होगी, क्योंकि पोलराइजेशन पावर जो होती है वो आप ये जान लीजिए साइज के डायरेक्टली, स्मॉल इज द साइज, स्मॉल इज द साइज, मोर इज द पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर जो होती है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। साइज जितना छोटा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो फिर आंसर हम लोग यहाँ पर ए लगाएंगे। बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ लगाते रहिए, कोऑपरेशन करिए हमारे साथ में, हम आपको 100% कोऑपरेट करेंगे। शॉर्ट की डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन द क्रिस्टल, मैंने ये भी क्वेश्चन पढ़ाया है। अगर आप लोग कह दें कि सर नहीं पढ़ाया तो बताऊंगा। हमेशा ये इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर देखोगे तो हम वहीं पर होगा जहां इक्वल नंबर के कैटायन एनायन गायब हो जाएंगे। एक तो बात ये है। तो एन आयन लीव्स ना द लेटेस्ट पोजीशन ऑफ एन एनायन का ऑक्युपाइड ना सम ऑफ द सिमिलर ना अ पेयर ऑफ द अपोजिटली चार्ज आयंस, जोड़ा एक कैटायन एक एनायन गायब होता है अपनी लेटेस्ट साइट से, तो वही कहलाता है आपका शॉर्ट की डिफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पीजीटी में आ सकते हैं ये क्वेश्चन। तो बिहार पीजीटी वालों जरूर तैयारी कर लो हमारे साथ में इस पूरे पेपर की। अगर पेपर की तैयारी करना है, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मान के चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज क्वेश्चन की झड़ी लगाऊंगा, तो अगर आप लोग सहयोग करेंगे ना तो पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक ऑफ द वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का बेसिक क्या है? तो वेस्पर थ्योरी का तो बेसिक आपको पता ही होना चाहिए कि भाई क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पर ही डिपेंड है भाई। सेंट्रल एटम पर जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर होते हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है। तो नंबर ऑफ द बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द लोन पेयर भी होना चाहिए, नंबर ऑफ द लोन पेयर, नंबर ऑफ द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, ये दोनों ऑप्शन जहां पर लगेंगे वही आंसर आपका सही हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक्स इज वेरी स्यूडो रोटेशन ऑब्जर्व्ड। देखो यहाँ पर आपको एक चीज बताने की मतलब पूरी कोशिश करूंगा मैं कि ऐसी कंडीशन जहां पर वेरी स्यूडो रोटेशन, जहां पर मतलब अपोजिट कंडीशन में हो और स्यूडो झूठा रोटेशन आपको दिखाई देता हो, तो आप ये वाली कंडीशन नोट करिए। देखो ट्रायंगुलर प्लेनर में तो पॉसिबल है, यहाँ तो कंडीशन है कि रोटेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अपोजिट कंडीशन दो मिलेंगी। यहाँ तो होगा लेकिन इन कंडीशन पर नहीं हो सकता है। तो ये केवल एक ही कंडीशन पर रोटेशन दिखाई देगा, लगेगा तो ऐसा तीनों घूम रहा है लेकिन तीनों घूमता नहीं है। तो ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल कंडीशन ही बनेगी और कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटिंग टू द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ए मॉलिक्यूल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेजोनेटिंग
स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटिंग टू द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेजोनेटिंग, अच्छा ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो जा रहा है कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। तो मतलब ये चीज़ तो बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब पहला पॉइंट सही। देखते हैं 1 ओनली, 1 2 ओनली, 1 2 3 ओनली। चलो दूसरा पॉइंट, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव द नेगेटिव चार्ज और रिसाइडिंग द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बिल्कुल ये भी सही है। तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड नॉट हैव द लार्ज एनर्जी डिफरेंस, नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है। तो मुझे तो तीनों ही ठीक लग रहे हैं, तो तीनों ठीक का मतलब 1 2 3 पे टिक कर दूं, तो 1 2 3 पर टिक कर दिया मैंने। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आप जरूर लगाइए मेरे साथियों, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं, इस वाली लाइन से 27वां। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, नोट कर लो, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड फॉर्म्स सेवरल ऑक्टाहेड्रल complexes with ammonia, which one of the following will not give the test of the chloride ion with AgNO3। तो जहां पर कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा, वैसे जैसे कह रहा है कोबाल्ट क्लोराइड फॉर्म सेवरल, ये बनाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव द क्लोराइड टेस्ट, क्लोराइड आयन विद अमोनिया, क्लोराइड आयन के साथ में AgNO3 के साथ में कहाँ क्लोराइड आयन जो है वो नहीं लीव करेगा। तो इसका मतलब हमें होना चाहिए, दो COCl3 6 अमोनिया है, और यहाँ पर कौन सा टेस्ट नहीं देगा, तो मेरे हिसाब से कहाँ पर आयोनाइज नहीं होगा। तो अगर मैं कोवेलेंटली बॉन्डेड की बात कर लेता हूँ, देखो यहाँ पर तो ये कंडीशन होगी, यहाँ पर तो ये तो पढ़ाई है हम लोगों ने, देगा, ये टेस्ट देगा, नहीं देने वाली कंडीशन चल रही। तो एक्चुअली में कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6, और 6 यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर 4 और 2 एक क्लोराइड मिल जाएगा, यहाँ पर 7 है ना टोटल, तो यहाँ पर बैलेंस जो 6 + 1 है तो मिलेगा 5 और 3 8 है, यानी कि 8 है, तो इसका मतलब है कि 6 + 2 यहाँ पर भी मिलेगा, 6 3 9, तो यानी 6 प्लस यहाँ पर आपका 6 प्लस यहाँ 3 क्लोराइड आयन, तो यहाँ पर एक भी 6 + 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि मेरे हिसाब से एग्जैक्ट आंसर जो है फिर वो यही होना चाहिए। समझ लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, करना चाहिए। इसके बाद विच स्पीसीज ऑफ द एम्बीडेंटेड, तो दुनिया को पता है जो बाई दोनों तरफ से अटैक करता है वो एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाता है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड आपको पता होना चाहिए, एक तो NO2 एम्बीडेंटेट है, तो NO2 मिल गया, SCN भी एम्बीडेंटेट है, ये भी मिल गया, और CN भी एम्बीडेंटेट है, दोनों साइड से अटैक कर लेता है, क्योंकि ये ONO2 होता है, ये आपका NCS होता है, और ये आपका NC होता है। तो यही तीनों है, तो इसका मतलब आंसर नंबर हमारा फिर यही C ही यहाँ पर भी सटीक बैठ रहा है। मतलब इस पेपर में मुझे लग रहा है ज़्यादातर C आंसर सही जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम तो सोडियम हो गया, पेंटासाइनाइडो या पेंटासाइनो लिखा, ठीक है। नाइट्रोसिल भी है, नाइट्रोसिल फेरेट, और फेरेट में हो गया 5, 5 में से 2 गया, 5 में से 3 घटाओ तो ये आपका 5 में 3 2 आना चाहिए, सेकंड कंडीशन पर आंसर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को जो है वो ये बात ध्यान देनी पड़ेगी कि 29 वाले में डी ऑप्शन नहीं, सॉरी सेकंड वाला लगाना चाहिए, यानी बी ऑप्शन को अगर हम चूज करते हैं तो क्या सही जाएगा। विच इज़ द करेक्ट IUPAC नेम, चेक कर लें एक बार। यहाँ पर नाइट्रोसिल क्या जा रहा है, यहाँ पर +2 हो गया, यहाँ पर आपका तो x हो गया, ये -5 हो गया, तो 5, अच्छा ये प्लस का IC, तो ये इसका मतलब हुआ ये 0 अगर कर देता हूँ तो ये NO तो न्यूट्रल हो गया, तो 0 कर दिया मैंने। तो 0 करके अगर मैं देखता हूँ तो ये 5 में से 3 गया, 5 में से 2 चला गया, तो x की वैल्यू यानी कि अगर मैं निकालता हूँ +3, तो एक तो ये आ सकती है, और +3 भी आ सकती है, और 0 तो हटा ही दीजिए, 0 नहीं आएगी, सेकंड आने के चांस बढ़ रहे हैं, सेकंड आ सकती है। लेकिन अगर मैं इस लिगेंड को न्यूट्रल, क्योंकि NO की जो वैलेंसी होती है वो न्यूट्रल में ही काउंट ही होती है, तो क्या सोडियम पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसिल फेरेट थर्ड आना चाहिए, फिर तो थर्ड आना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग भी चेक करिए कि इसकी आंसर शीट लास्ट में दी है। आप फिलहाल 29 का जो है मेरे हिसाब से अभी डी लगा लीजिए, बाद में
आप बताइएगा, मेरे हिसाब से यही आंसर आएगा। उसके बाद देख लेते हैं द नंबर ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर A4, ये सब इसमें तो मेरे हिसाब से 0 ही हो गया, और इसमें जो है A2 B2 में 2 बन जाएंगे, तो 0 के बाद 2 हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि MA2 B2। अच्छा, क्रॉस भी करेंगे तब भी नहीं बनेगा, देखता हूँ एक बार, रुक जाइए। MA4 तो नहीं बनना, M यहाँ लगा देता हूँ, और आपका ये बना लिया मैंने, A बना लिया, ये B बना लिया, फिर A बना लिया, फिर B बना लिया, तो AB हो गया। अपोजिट तो बने, लेकिन सेम कंडीशन बन रही, AB2 टाइप, A2 B2 टाइप नहीं बन पाएगा। हाँ, नहीं बनेगा, इसका मतलब है 0 हो गया। ABCD में तो 100% एक ही बनता ही है, तो इसका मतलब है कि दूसरा नहीं बनेगा, जो है वही बनेगा। वेयर M इज अ मेटल, ठीक है। द नंबर ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो ज्योमेट्रिकल पूछ रहा है, ओ IC, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो ये वैसे ही नहीं बनाएगा, ज्योमेट्रिकल तो बनाता ही नहीं है, तो वो तो वैसे ही 0 हो गया, सोचना ही नहीं, फिर तो भाई सोचना ही नहीं बच्चा। तो हटाओ इसको, खत्म करो बात को, तो यहाँ पर 0 पे टिक कर दूं, ये 0 पे कर देता हूँ। चलिए, आप लोग भी एक बार समझदार हैं, चेक कर लीजिएगा, 0 मैंने फिलहाल लगा दिया है। और दूसरी चीज आपको और बताता हूँ, ये क्वेश्चन जरूर करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको नंबर दिलाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शोज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए आपको यहाँ पर ये नहीं शो करेगा, नहीं करेगा, एक ऐसा लिया, मिरर इमेज बन जाएगी, ये करेगा C 31 का मतलब है C करेगा, यही करेगा ही, बाकी नहीं करेंगे, ही करेगा ही, क्योंकि अगर इसकी शेप बना करके देखे ना, तो फिर ये ऐसी आ जाएगी, शेप ऐसी आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ऐसी बनाइए, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब इसको पलट लीजिए, मिरर इमेज आ जाएगी, ठीक है, यही आएगा। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। और ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर करते रहिए, जिससे कि आप भरपूर अपना जवाब भी ले पाए, और दूसरी चीजें ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बढ़िया रहे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। देखो ऑप्शन इसे छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमें दिखेगा नहीं, मिनिमाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन, मैं इसे ऐसा कर लेता हूँ ना, थोड़ा इसे इधर कर लूँ, नहीं तो यहाँ पर मेरा चेहरा आ रहा होगा ना, तो आपको दिक्कत आ जाएगी। कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शंस, N2O2 और NO और डेल्टा H 180 किलो केल्विन किलो जूल पर मोल में आपका दे रखा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए कौन चीज जो है वो ट्रू है। द वॉल्यूम चेंजेस एट द कांस्टेंट प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, द वॉल्यूम चेंज एट ए कांस्टेंट प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, इसको इक्विलिब्रियम नहीं कर चेंज, वो इफेक्ट नहीं करता, एक तो ये ध्यान दीजिए। दूसरी चीज आपको ये ध्यान देनी पड़ेगी, द फॉर्मेशन ऑफ NO इंक्रीज्ड एट द हायर टेम्परेचर, तो रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन आपकी है प्लस में जा रहा है टेम्परेचर, ठीक है, बढ़ाएंगे तो बढ़ना चाहिए, तो 1 और 2 को अगर 32वें क्वेश्चन को मैं देख पा रहा हूं, तो 32वें क्वेश्चन में आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है वो ये सही है, तो यानी 1 सही है, 2 सही है। उसके बाद 1 2 देखें ऑप्शन किस में सही जा रहा है, 1 2 जा रहा है C में सही है। 4 वाले को और 3 फॉर्मेशन ऑफ NO डिक्रीज, ये तो कट गया, डिक्रीज नहीं होता, वो तो ऊपर हो गया, चेंज हो गया, ये 2 हो गया फाइनल। द प्रेशर चेंज एज ए कांस्टेंट वॉल्यूम नॉट अफेक्ट, प्रेशर चेंज, देखो 2 वॉल्यूम यहाँ पर है और 2 वॉल्यूम यहाँ पर है, तो प्रेशर का तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, तो इसकी ये भी पॉइंट सही है। तो ट्रू पॉइंट मेरे हिसाब से ये C होना चाहिए, ट्रू पॉइंट मेरे हिसाब से 1 2 और 4 होना चाहिए, यानी जवाब भाई साहब मेरे हिसाब से फिर जो है वो 1 2 4 आएगा, 1 2 4 आएगा। Which one of the following is the conjugate, which one of the following is the conjugate base of H2PO4, यानी H2PO4 के नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, एक H और हटा दीजिए, जब एक H और हटा देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि D ऑप्शन, यानी 33 वाले का हम अगर D ऑप्शन लगाएंगे तो जल्दीबाजी नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ही नॉर्मल है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं
और यहाँ पर आ जाते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। 37वां क्वेश्चन जो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज क्या होना चाहिए, रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सॉल्यूशन टू द मासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है, आप नीचे चेक भी कर लें। और रेशियो ऑफ द मोलैरिटीज ऑफ द टू सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। रेशियो ऑफ द नॉर्मेलिटीज ऑफ द टू सॉल्यूशन, इसका भी कोई मतलब नहीं। तो फिर मुझे तो अंदाज पूरा फिट बैठ रहा है कि रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द मास ऑफ वाटर, ये होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आइए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 36वां क्वेश्चन लगाएंगे आप। देखो 100 ml ऑफ 0.1 इथेनोइक एसिड का मतलब एसिटिक एसिड हो गया, और इज न्यूट्रलाइज्ड विद 0.1 तो सोडियम एसीटेट भी बना लेगा। तो बफर सॉल्यूशन की pH इज इक्वल टू pKa हो गया, प्लस लॉग आपका सॉल्ट हो गया, सॉल्ट अपॉन एसिड लगाइए, सॉल्ट अपॉन एसिड वाला फार्मूला लगाइए। सॉल्ट की pKa की 4.76 हो गई, और आपकी प्लस में लॉग सॉल्ट की वैल्यू, सॉल्ट की कंसंट्रेशन, दोनों को मर्ज करिए। दोनों जब मर्ज हो जाएंगे यानी कि M1B1 इज इक्वल प्लस M2B2 इज इक्वल टू M3B3, दोनों को मिलाओगे ना तो इसका मतलब 0.1 इंटू 100 प्लस बराबरी है दोनों का 0.1 इंटू 100, तो ये आपका 10 हो गया, डिवाइडेड बाई आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू वही आएगी। तो यानी 10 प्लस 10 20 हो गया, 20 अपॉन 100 हो गया। तो ये आपका 20 पंजे 100, 1/5 हो गया। तो यहाँ पर 1/5 ऐसे रख दीजिए, और 1/5 का मतलब उसके बाद पॉइंट दोनों को मल्टीप्लाई करिए, दोनों की एसिड की कंसंट्रेशन है ना, तो एसिड की कंसंट्रेशन का मतलब हो गया आपका, ये वैल्यू आ गई आपकी मल्टीप्लाइड बाई हो गई आपकी 0.01, तो ये 0.05 हो गई। 0.05 को अगर मैं लेता हूं तो ये हो गया प्लस का लॉग हो गया आपका log 1 माइनस, और अगर मैं वैल्यू नीचे रख देता हूं तो ये ऊपर चली, अगर इस वैल्यू को नीचे रखूं तो ये तो नीचे ही रहेगी, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है, कितनी आएगी, log 50 की वैल्यू 6.9 समथिंग होती है, तो 0.05 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये हो गया आपका लॉग, माइनस में चला गया, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड हो गया, माइनस यहाँ लगा देता हूँ तो ये हो गया 4.76 माइनस का ये वैल्यू हो जाती है, सॉरी इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी हमें, कितने निकाल देता हूँ, ये वैल्यू जो है माइनस में निकालनी पड़ेगी, और माइनस का मतलब हुआ लॉग कितनी वैल्यू निकाली है मैंने, कैलकुलेट करके रखी, एक मिनट देखता हूँ, मैंने कैलकुलेशन करी है। लॉग हो गया आपका 0.5 की वैल्यू हो जाएगी लॉग 13 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, और 13 पॉइंट, क्योंकि ये 1 लॉग 0.05 की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पर लॉग 0.1 लॉग 0.1 की चलेगी, क्योंकि एक ही तो 0.1 ही से तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेसिमल 1 डिग्री इधर खसक जाएगा, तो ये आपकी हो गई, तो इसे घटाइए। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो 8 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, यानी कि आंसर मैं देख लेता हूँ, यानी 13.00, यहाँ पर आपका 4.76 हो गया, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 9 में से 7 गया 2 बचा, और यहाँ पर आपका आ रहा है 13, यानी कि 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया आपका 8 आ गया, तो 8.24, 8 की वैल्यू 2 दे रखी है, एक ज़्यादा एक कम, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से वैल्यू बी आनी चाहिए या ए, दोनों में से कौन सी वैल्यू आएगी, लगभग नियरली कैलकुलेशन कर दी गई है। आप पूरी एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा और करके मुझे बताइएगा, ये फार्मूला लगाइएगा, ये वाला फार्मूला लगा करके दोनों वैल्यूज में से चेक करके बताना कि सर आंसर कौन सा है। जो आंसर हो एक्यूरेसी मुझे बताइएगा, इस पे इन्फॉर्म कीजिएगा कि सर ये वाला आंसर हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन द pH, तो सिंपल सी बात है कि अगर pH वैल्यू 5.5 होगी तो इसका मतलब हुआ कि 55, मैं अगर सिंपल सी बात कर लेता हूं यहाँ पर, तो एक ही तरीका है कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन हो जाता है। तो यहाँ पर हम pH वैल्यू 5.5 रख लेते हैं, इसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका एंटी लॉग कर दो, एंटी लॉग, और ये हो गया आपका H पॉजिटिव आयन।
तो एंटीलॉग 5.5 का देखिएगा कि कितना आ रहा है। मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ इसको। 55 का अगर मैं देखना चाह रहा हूँ तो 0.5 का देखना पड़े। 10⁻⁵ तो -5 लगा ही दीजिए और 0.5 का एंटीलॉग देख लीजिए। 0.5 का जो एंटीलॉग है वो आना चाहिए 32 पॉइंट समथिंग आता है। तो 32 पॉइंट समथिंग हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि हमने 10⁻⁵ में ही डाल दिया। एक के बाद डेसिमल लगा दें तो यहाँ लगा दिया। तो सिंपल सा आंसर 35 वाले का जो है वो पावर देखना पड़ेगी हमें, यानी कि 1.5 का देख लिया और 10⁻, तो ये आपका 332.0 इंटू 10⁻⁵ हो गया। एक डेसिमल हम इधर ले आए तो 6 हो गया। क्या आंसर इसका ए आ रहा है? एक बार आंसर चेक करिएगा क्या ए आ रहा है। कैलकुलेशन करके एंटीलॉग निकालना है केवल। आप एंटीलॉग निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंटीलॉग से ही आंसर ये सॉल्व होगा। द प्रोसेस ऑफ द सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ द वाटर गिव द H पॉजिटिव। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग ऑटो प्रोटोलिसिस के नाम से ही तो जानते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग बना लीजिएगा अपनी, ऑटो प्रोटोलिसिस। है ना, बढ़िया क्वेश्चन। तो इन दो क्वेश्चन पर थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जहाँ मैंने कैलकुलेशन इसकी एंटीलॉग निकालना है, इस वाले क्वेश्चन में एंटीलॉग कंफर्म कर लीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन में फार्मूला की एप्लीकेशन डिवाइड कर लीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है आपको, इतना काम करके मुझे बताइएगा सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमोनियम फेरस सल्फेट इज नॉट करेक्ट। इसमें कौन सा अमोनियम फेरस सल्फेट के लिए करेक्ट नहीं है? तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इट कंटेन्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द इट aqueous solution tend to undergo hydrolysis, it composition is constant रहती। its aqueous solution tend to undergo hydrolysis, ठीक है। it contains considerable amount of the Fe tripositive ion owing the aerial oxidation, its standard solution can be prepared by direct weighing ना, यही आएगा। it contains considerable amount of the aerial ऑक्सीडेशन, मतलब यही जो है वो गलत हो जाएगा। यही स्टेटमेंट ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, एरियल ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, है ना। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड, थोड़ा सा इधर बढ़ा लेता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड में थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं। अच्छा, जगह नहीं, थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं ना, फायदा क्या निकलेगा जी। चलो अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये वाला ऊपर वाला देख लीजिएगा। ये 38वां क्वेश्चन देखिए, सॉरी 39 वाला क्वेश्चन देखिएगा। 39 वाला कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड नीड टू बी हीटेड अप टू द 60 डिग्री सेल्सियस बिफोर टाइट्रेटिंग विद द पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट द रीजन। नॉट वाले क्वेश्चन बड़ा खतरनाक होते हैं, नॉट वाले क्वेश्चन से सावधान रहा करिए। इसमें 39 वाला ये कह रहा है कि इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ द डिजोल्व कार्बन, करता है, ये रीजन है। इट हेल्प्स इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, ये भी बढ़ा देता है। हाई टेम्परेचर डिकम्पोज कर देता है, ये भी से। ऑक्जेलिक एसिड प्रेसिपिटेट एट रूम टेम्परेचर पर ऑक्जेलिक एसिड प्रेसिपिटेट ही नहीं करेगा। मुझे लग रहा है कि ये इसका रीजन नहीं हो सकता है। एग्जैक्ट आंसर फिर यही डी ही आना चाहिए। चलिए बाद में आंसर सीट दे रखी, मिलाइएगा एक बार है। 40वां क्वेश्चन पे आई, ड्यूरिंग द आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद Na2SO3। ये बीएससी लेवल से क्वेश्चन उठाया गया, तो यहाँ पर मैं बीएससी लिखे दे रहा हूँ। ये इन्होंने कहाँ से उठाया? बीएससी से उठाया, तो मैं यहाँ पर बीएससी लिखे दे रहा हूँ। और लिखने के बाद यहाँ बताता हूँ कि आई स्टूडेंट यूज टू स्टार्च सॉल्यूशन एट द इंडिकेटर, however the blue black color obtained with the indicator did not appear even after adding the required amount of the, ठीक है, अगर ऐड कर दिया फिर भी नहीं मिलेगा, from the burette। what possible could be the mistake done in the titration। टाइट्रेशन में कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो की गई है? तो मुझे लग रहा है कि अगर आपने स्टार्च का फ्रेश सोल्यूशन नहीं यूज किया है तो वही एक मिस्टेक होती ही, अगर बीएससी में हम लोग करते हैं तो यही देखते भी हैं। तो स्टार्च का हमें लग रहा है फ्रेश सॉल्यूशन का आंसर अभी देखता हूं, इसमें थोड़ा ऊपर बढ़ा दूं आपको दिखता रहे। स्टार्च सॉल्यूशन इज नॉट सुइटेबल इंडिकेटर ना। फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन वाज नॉट यूज्ड। स्टार्च सॉल्यूशन वाज एडेड टू अ बिगिनिंग ऑफ द टाइट्रेशन, यानी कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज करना चाहिए। और दूसरी चीज है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज करना चाहिए, और मिस्टेक ये होगी
कि अगर आपने पहले यूज नहीं किया तो फिर गलती होने के चांस है। तो आंसर बी और सी में से है, स्टार सॉल्यूशन वाज एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द टाइट्रेशन। अगर ये आपने कर दिया तो फिर मान के चलिए कि फिर आपको जो कलर है वो चीज नहीं आएगी। यानी कह रहा है कि नॉट डिसअपियर आफ्टर एडिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट, डिसअपियर नहीं होगा। व्हाट पॉसिबिलिटी कुड बी मिस्टेक, तो यही मिस्टेक है कि हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड तो मिलाएं, ये हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिलाएं ये तो ठीक है, लेकिन अगर पहले मिला दिया आपने तो फिर गलत हो जाएगा। तो आंसर यही आना चाहिए। आंसर सी पर आप एक बार टिक करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और ये बीएससी का क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले जरूर कर लीजिए। इन क्वेश्चंस को भी आप बहुत ही ऐसे मान के चलिए इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, विच देखो यहाँ से आओ 41 से ऊपर चलना तो नहीं पड़ेगा, नहीं ऊपर कर लिए थे, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गैस डायरेक्टिव वैन डर वाल गैस इक्वेशन। ये क्वेश्चन मैंने कराया है, पढ़ाया है। तो 41वें क्वेश्चन पर अगर आप चलेंगे तो 41वां क्वेश्चन कहता क्या है वो देख लेते हैं। इट बिहेव सिमिलर टू द आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर। तो मैंने अलग अलग लिखवाया कि हाई टेम्परेचर पर क्या कह रही। हाई टेम्परेचर पर तो 100% आपका बिहेव आइडियल जैसे ही करती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गैस डिस्क्राइब्ड बाय द वैन डर वाल। इट बिहेव सिमिलर टू द आइडियल गैस एट हाई प्रेशर, ठीक है। इट इज करेक्टराइज्ड बाय द वैन डर वाल कांस्टेंट दैट आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द गैस, ठीक है। तो मुझे तो यार लग रहा है कि पहला वाला सही है। और ये इट बिहेव्स हाई प्रेशर पर भी इट बिहेव सिमिलर टू द आइडियल गैस, तो ठीक है। इट बिहेव सिमिलर टू द आइडियल गैस एट हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, एक्सट्रीमली हाई पे है ना, तो ये नहीं होगा। 1 सही है, 3 सही है, ठीक है। इट हैज ए प्रेशर दैट इज लोअर देन दैट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड सेम। तो मुझे लग रहा है कि 1, 2, 1, 3 और 4 सही आना चाहिए, और 1, 3, 4 केवल सी वाले ऑप्शन में है। क्या लगाऊं? चलिए लगा देता हूं, आपके कहने पर मैंने लगा दिया। यहाँ पर देख लीजिएगा आप भी से। और 42वां क्वेश्चन देखिएगा, कंसीडर द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड दे रखी है ना। ये क्वेश्चन पीजीटी में भी आया था, यूपी पीजीटीज में भी ये क्वेश्चन आया था, यूपी पीजीटी में भी आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट, और टेम्परेचर इसका ज्यादा होगा T3 का, उसके बाद T2 फिर T1 होगा। टेम्परेचर साफ दिखाई देगा कि जितनी कर्व नीचे गिरेगा टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो मुझे मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो आंसर फिर यही आना चाहिए। ए पे टिक कर दूं क्या? चलिए मैं ए पे ही टिक कर रहा हूं, आप लोग भी एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। 47 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48, 43, 44। अच्छा ठीक है, ये कहाँ पर आ गया? 42 हुआ ना, 42 क्वेश्चंस हो गए। इस क्वेश्चन की सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू कर देंगे। अगर आप चाहेंगे तो एक बार वीडियो को देखिए, मैक्सिमम शेयर करिए, कमेंट करिए। हम आपको ये क्वेश्चन भी 43 से आगे के कंटिन्यू भी करके भेजेंगे। तब तक इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। थैंक यू।